स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज इस सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगी कि हमें पेपर 2 दैट इज लॉ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये कैसे एग्जाम में क्रैक करना है, क्या चीजें हम करें क्या हम पढ़े, ये सब बातें मैं आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम लोग को एटलीस्ट 130 से 150 मार्क्स का टारगेट सेट करना होगा फॉर पेपर 2, तब जाके हम नेट को क्वालिफाई करेंगे। मैंने पेपर 1 का टारगेट आपको लास्ट वीडियो में दिया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पेपर 2 का टारगेट। मुझे एटलीस्ट 130 टू 50 मार्क्स के बीच में स्कोर करना होगा एंड फॉर दैट आई विल हैव टू करेक्टली आंसर समवेयर बिटवीन 65 टू 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। टोटल यू हैव 100 क्वेश्चंस इन एग्जाम इन लॉ पेपर, तो उसमें आपको एटलीस्ट 65 से 75 क्वेश्चंस तक करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके स्कोप बनेगा दैट यू मे बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम in one go very easily without being on the stretch mark, without being on the upper line। मतलब हम बहुत आराम से स्मूथली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे यदि हम इस अटेम्प्ट से चले तो। ऑलराइट, कुछ सिंपल सी बात है, लॉ पेपर के लिए कोई स्पेसिफिक बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम कहाँ से पढ़े, हमारा बेसिक क्वेश्चन आएगा जब कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, क्योंकि जो बुक्स अवेलेबल है भी यूजीसी नेट पेपर 2 के लॉ के सब्जेक्ट के लिए वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि आपके पूरे 10 के 10 यूनिट्स उस बुक से कवर हो जाएंगे। तो ये एडवाइजेबल है कि हम यूनिट वाइज स्टडी करें। ऑलराइट, मैं आपके साथ आज सिलेबस भी डिस्कस करूंगी कि हमें किस यूनिट में से क्या टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना एग्जाम से पहले, ऑन द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें 10 यूनिट्स है और 10 यूनिट्स के अंदर हमें 10 टॉपिक्स दे रखे हैं। ऑलराइट, तो हमें टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज स्टडी करनी चाहिए, और वो हम कहाँ से पढ़ेंगे उसको मैं आपको बताऊंगी। सब यूनिट से सब टॉपिक्स विच आर गिवन इन द इंडिविजुअल यूनिट। ऑलराइट, सो हमको यूनिट वाइज प्रिपरेशन करनी है, और यूनिट वाइज प्रिपरेशन में भी हमें सब यूनिट्स के को फोकस में रख के, कि यदि कॉन्स्टी का पेपर, कॉन्स्टी के यूनिट की भी मैं बात करूं तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मेरा फोकस रहना चाहिए कि हम मैक्सिमम सब यूनिट्स को कवर कर सकूं। आपको स्टार्ट करना चाहिए ऐसे यूनिट से जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगती है। लॉ में आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट हो सकता है एलएलएम का वो, या फिर जो आपने अपने एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सब्जेक्ट्स कवर किए हो जिन पे आपका ग्रोथ अच्छा है, तो आपको उनकी 10 के 10 सब यूनिट्स के टॉपिक्स को डिटेल में कवर करना चाहिए, एडवाइजेबल होता है। देन एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेट की हर वीडियो में मैं यही बात रिपीट करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कंडक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको उससे पैटर्न पता चलता है एग्जाम का, और हम स्क्रीन कर पाते हैं हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। ऑलराइट, कुछ क्वेश्चन टाइप्स मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। लॉ के पुराने पेपर को आप देखोगे तो मोटा मोटा इन 6 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें पढ़ाई भी इन 6 बेसिस पे करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक होता है सेक्शन नंबर बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्टली मुझसे पूछ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के कौन कौन से सेक्शंस हैं। ऑलराइट, देन दे में आल्सो आस्क मी अ सेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम आईपीसी कि मर्डर का पनिशमेंट कहाँ दिया है, अटेम्प्ट टू मर्डर का पनिशमेंट कहाँ दे रखा है, कितना पनिशमेंट दे रखा है। सो सबसे बेसिक और फोरमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं नेट में। देन इलस्ट्रेशन एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा हो सकता है जैसे मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दूं। कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 56 फ्रस्ट्रेशन वाले प्रिंसिपल में कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, आपको वो इलस्ट्रेशन देख दे के पूछ सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा, अनएनफोर्सेबल होगा, इनफोर्सेबल होगा। ऑलराइट, सो दे में पुट योर डायरेक्ट क्वेश्चन हियर। तो इलस्ट्रेशन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, टॉर्ट्स, इन सब्जेक्ट्स में जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने का पूरा पूरा स्कोप है, वहां पे हमें इन सब तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पुराने पेपर में ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस की गई है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के क्वेश्चन पूछते हैं। हमको 4 या 5 टाइप्स दे देंगे और पूछेंगे कि इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करो और करेक्ट ऑप्शन को टिक करो। ये लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए भी होता है, ये एनवायरमेंटल लॉ के रूल्स के लिए भी हुआ है। ऑलराइट, तो ये जजमेंट्स का एक एडवाइजेबल पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें जजमेंट्स को पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसके नोट्स बनाने हैं। ये करने से हमारा बहुत सारा लेबर वर्क जो है वो कम होगा, और हमें एग्जाम में हम इजीली इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। ऑलराइट, देन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली।
डेफिनेशन पे बेस्ड हमसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, हमसे आईपीसी में इंग्रेडिएंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है वो हमसे पूछा जा सकता है। कभी कभी नेट में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि मुझे एक स्पेसिफिक पैसेज दे, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जूरिस्प्रूडेंस में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आया था। ऑलराइट, तो उसमें एक पैसेज आ गया और उस पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस आ गए, 5 में से 3 क्वेश्चंस आप पैसेज को रीड करके ही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक बार पैसेज को गो थ्रू कर ले बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर पैसेज में कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। देन जूरिस्प्रूडेंस, नेम ऑफ द जूरिस्ट, किसने क्या थ्योरी दी, रूल्स की बात किसने करी, देन वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। कोई स्पेसिफिक थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, कोई भी स्पेसिफिक प्रिंसिपल है, थ्योरी है, डॉक्ट्रिन्स जो हमारे पूरे 10 यूनिट्स के सिलेबस में है। तो डिपेंडिंग ऑन ईच यूनिट ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस मैंने एनालाइज करे हैं आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, कि इन तरीके के क्वेश्चंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। यही मोटा मोटा टाइप है जो क्वेश्चंस लॉ के पेपर में पूछे जाते हैं। ऑलराइट, देन एक मेजर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है, कहाँ से पढ़े, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टडी। ठीक है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक सॉल्व करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पेपर के लिए। ये मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग मॉक्स इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। तो अभी क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक बुक अवेलेबल तो है नहीं। हम किसी भी जुडिशरी की बुक से या एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन बुक से यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम जूरिस में जो इतनी यूनिट्स दी हैं, हम उसके क्वेश्चंस किसी भी बुक से लगा सकते हैं। फॉर दैट मैटर वी हैव सो मेनी रेफरेंस बुक्स अवेलेबल ऑन जुडिशरी और एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यदि आपने एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर किया होगा तो आपके लिए यूनिट को पढ़ना और ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम ये सब बातें ऑलरेडी पढ़ते हैं एग्जाम में फॉर प्रिपेयरिंग द सेम। कॉन्सेप्ट्स के लिए जो रेगुलर टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे मैं यदि बात करूँ कॉन्स्टी की, तो कॉन्स्टी की जे एन पांडे इज अ वेरी गुड बुक जो हमने रेगुलरली कॉलेज में रेफर करी है। बुक्स हम यूनिट वाइज उन बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं सिलेबस को कवर करने के लिए, और कुछ टॉपिक्स हम ऑनलाइन कवर कर सकते हैं। इसमें मेजरली मैं आपको एग्जांपल दूं तो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन करके भी एक यूनिट है हमारे पास सिलेबस में। अब उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है, तो हम उन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली ऑनलाइन सोर्सेज से भी कवर कर सकते हैं। मेकिंग हैंड रिटन नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में चीज़ें बनाना, रेफर करना, पढ़ना, उसको रेगुलरली बेसिस पे रिवाइज करना, रिवाइज करना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने से हमें बहुत ईजी हो जाता है सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाना और उसको पढ़ने के लिए। ऑलराइट, देन ईयर वाइज लिस्ट ऑफ जजमेंट्स, एंड दिस जजमेंट शुड ऑल्सो बी डिवाइडेड टॉपिक वाइज डिवीजन ऑफ द जजमेंट एंड ईयर वाइज डिवीजन ऑफ द जजमेंट, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हमें ये प्रॉपरली कवर करना ही होगा। नाउ दीज वर सम ऑफ द वेरी जनरल टिप्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपके साथ स्पेसिफिकली डिस्कस करती हूँ कि जो 10 यूनिट्स है उसमें से हर यूनिट में कौन से, मोरोवर यदि हम एनालाइज करें पैटर्न को, तो हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। अब वो 10 क्वेश्चंस की मेजॉरिटी कौन से सब्जेक्ट से आ रही है ये मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ताकि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें हर यूनिट में कौन सा टॉपिक मैंडेटरीली कवर करना है और कौन सा टॉपिक का हम लोग फिर भी एक बार को लाइक थोड़ा सा छोड़ सकते हैं या फिर ऊपर ऊपर से देख सकते हैं उसको। तो इस स्क्रीनिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें मैंडेटरीली कौन से टॉपिक को नहीं छोड़ना है हर यूनिट में। ऑलराइट, सो यूजीसी नेट के सिलेबस पेपर 2 में हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है। ठीक है, मैं आपको हर यूनिट में से ब्रीफली बताती हूँ कि कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे पहली यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस। स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज से क्वेश्चंस आए हैं, प्रॉपर्टी, लीगल पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टी ओनरशिप, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट के 2 या 3 अटेम्प्ट में मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म से भी क्वेश्चन आए हैं। ये कुछ नहीं है, ये हमारा मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है। अब ये मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, इसमें आप फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं और जो कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है जूरिस्प्रूडेंस की, वो सब इसमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। ऑलराइट, तो हमें
इन टॉपिक्स को जूरिस्प्रूडेंस में नहीं छोड़ना है। ग्लोबल जस्टिस, लॉ, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी आप अपने एलएलएम के फर्स्ट सेमेस्टर में एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपने ये टॉपिक मोर ओवर कहीं ना कहीं कवर कर रखे होंगे। ऑलराइट, लेकिन हमें ये बात समझनी है कि ये टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जो टॉपिक्स मैंने आपको टिक करके बताए हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट मैटर लाइबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो इस यूनिट में से हमें ये सब टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेजॉरिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस इन टॉपिक्स और जूरिस्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, कि किस जूरिस्ट ने कौन सी स्पेसिफिक थ्योरी दी, किस जूरिस्ट ने कौन सा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो मुझे ये प्रॉपरली कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन मूविंग फर्दर, यदि मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ऑलराइट, अब इसमें प्रियम्बल पे तो 2 या 3 बार क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं कि किस केस में बोला कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर किस में बोला कि है, और उनका ईयर क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर यूनिट का। ऑलराइट, इमरजेंसी प्रोविजंस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जुडिशरी पे भी क्वेश्चंस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर को लेके क्वेश्चंस आए हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं 124, 141 एक्सेट्रा, ये सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक यूनिट में। ऑलराइट, देन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ग्राउंड्स ये स्पेसिफिक भी बहुत, जुडिशियल रिव्यू का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर दैट इज बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशंस के जो सेक्शंस हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं, वो पूछे गए हैं। इसमें जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हैं ये सब पूछी जाती हैं, तो मुझे ये सब चीज़ों को मैंडेटरीली कवर कर लेना चाहिए, कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज एडवाइजेबल फॉर दिस स्पेसिफिक यूनिट। ऑलराइट, देन द थर्ड यूनिट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सोर्सेज से क्वेश्चंस आए हैं, सोर्सेज के अंदर स्पेसिफिक आर्टिकल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो ट्रीटीज के अंदर से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, इनसे रिलेटेड जितनी भी नेशनल ट्रीटीज है ना वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, और यदि कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुआ इंटरनेशनली तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्पेसिफिक यूनिट में। फिर यूएन एंड इट्स ऑर्गन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, इससे तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इसको हमें आईसीजे के फॉर्मेट में उसके आर्टिकल्स हमसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स है ह्यूमैनिटेरियन लॉ के, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन राइट्स में से। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी ट्रीटीज हैं, हमें पता होना चाहिए, इनका ईयर हमें पता होना चाहिए, इनका एजेंडा हमें पता होना चाहिए, इनका सब्जेक्ट मैटर हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट विच इज लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम में से तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिस रिया, मेंस रिया, एक्टिस रिया, मेंस रिया, ग्रुप लाइबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, सेक्शन 34, सेक्शन 149, ये सब सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड इनसे इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है। स्टेजेस ऑफ क्राइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए, बहुत बेसिक इसमें। जनरल एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला यूनिट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि अभी अभी सेडिशन लॉ में चेंज आया है इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो मे भी पॉसिबिलिटी कि सेडिशन लॉ से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएं। प्रॉपर्टी के भी कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, जैसे रॉबरी, डिकॉइटी में कंफ्यूजन होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन होता है, एंड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से। दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कौन सा परफेक्ट हो रहा है, ये सब क्वेश्चंस हमसे इसमें पूछते हैं। ठीक है, फिर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कंपनसेशन टू विक्टिम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो है ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये हमें स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें इस यूनिट से काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी, जनरल डिफेंसेस, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास और डिफेमेशन, इन चारों से ही रीसेंट पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए।
ठीक है, तो मुझे ये टॉपिक्स को नहीं छोड़ना है, मुझे इसका ओवरव्यू कंप्लीट करना है, प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा मुझे। स्ट्रिक्टर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अब तो आ गया है हमारे पास नया वाला 2019 का, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट और अमेंडमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है नेट में नए एक्ट के ऊपर बेस्ड। कॉम्पिटिशन एक्ट का हमें बहुत बेसिक कवर करना है, एक या दो क्वेश्चन इससे भी आते ही हैं और वो काफी इजी होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं। यदि हम इसमें सेक्शन 3, 4, 5 के तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी ढंग से कवर कर लेंगे तो बहुत है। मोटर व्हीकल एक्ट में नो फॉल्ट लाइबिलिटी एक्सक्लूसिवली दिया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें पढ़ लेना चाहिए। और जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट इसके अंदर हुआ है जिससे पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी, इंक्रीज की गई थी, ये रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हमें प्रॉपरली कवर कर लेना चाहिए। ऑलराइट, देन कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 कवर करना है, डेफिनेशन क्लॉज इसमें इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ऑफर क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, मतलब जो बेसिक्स है ना कॉन्ट्रैक्ट के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वॉइडेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर, इसको हम ओवरव्यू ले सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते और ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा है, तो इसका हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट की भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पता होना चाहिए, यदि कोई मैक्सिम है वो हमें पता हो, इसमें सेक्शन 27 बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें पता हो। ऑलराइट, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी हमें डेफिनेशन तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की वो, फिर डिसऑनर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक वाले जितने भी सेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं इसमें। ठीक है, कंपनी का हमें बहुत बेसिक पता होना चाहिए, बस हमें पूरा का पूरा एक्ट उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू से देख लो एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, कोरम क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, बहुत बेसिक बेसिक। ऑलराइट, सीएसआर पे क्वेश्चंस काफी कम आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ओवरऑल कंपनी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन तब भी बेसिक पे क्वेश्चन आता है, अप्रोचेबल है ये यूनिट एक्चुअली बहुत ज्यादा, क्योंकि पास्ट ईयर ट्रेंड में क्वेश्चंस काफी इजी इसमें देखे गए हैं। ठीक है, देन फैमिली लॉ, फैमिली में हिंदू लॉ तो हमें पूरा कवर करना ही है, क्योंकि हिंदू लॉ पे देखा गया है कि 4 से 7 क्वेश्चंस के बीच में हिंदू लॉ पे क्वेश्चंस आते हैं, बचे हुए मुस्लिम लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हिंदू लॉ को अप्रोच करना थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली, तो हमें सब एक्ट्स कवर कर लेना चाहिए, सक्सेशन कवर कर लेना चाहिए, मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, सक्सेशन, इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लिव इन रिलेशनशिप पे जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए ना वो हमें कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड मैरिज एंड डिवोर्स, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना चाहिए, और ये भी अप्रोचेबल है, स्पेशली स्पेशली इसका हिंदू लॉ काफी अप्रोचेबल होता है। ठीक है, यूसीसी से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया है, बट अभी क्योंकि इन डिबेट है तो हमें ये पता होना चाहिए और हमको इसका स्पेसिफिक आर्टिकल भी पता होना चाहिए। ठीक है, देन वी हैव एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स लॉ, इसमें इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ और यूनियन कॉन्फ्रेंसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तीनों कॉन्सेप्ट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये जो बेसिक प्रिंसिपल जो हमने इंटरनेशनल लॉ से उठा के हमारे कंट्री के लेजिस्लेशन में डाले, ये हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट से क्वेश्चन आता है, जेंडर राइट से, ग्रुप राइट से क्वेश्चन आता है, जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्पेसिफिक राइट किस जनरेशन में फॉल करता है, ये हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट, देन हमें स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल लॉ के रूल्स से भी कभी कभी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, तो हमें बेसिक वाली चीजें पता होना चाहिए। हजार्डियस वेस्ट, अभी अभी ई वेस्ट के ऊपर रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो हमें इसके बारे में स्पेसिफिकली पता होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो नए कमीशन एस्टैब्लिश हुए हैं अभी अभी, हमें उनके बारे में भी एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे कमीशन सिलेबस में, राइट, तो जब इतने सारे कमीशन सिलेबस में हैं तो हमें इसका बेसिक आइडिया होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी भी है कि इसका बेसिक आइडिया हमें हो, स्पेसिफिकली हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का बेसिक आइडिया होना भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कमीशन है इफ यू सी द सिलेबस। ठीक है, तो नया कमीशन कौन सा एस्टैब्लिश हुआ, किसी की किसी को कोई नई पावर ग्रांट की गई थ्रू एन अमेंडमेंट, और साथ ही साथ मैं ऊपर बताना भूल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देन आईपीआर। आईपीआर इन द लास्ट पास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आईपीआर पे आते हैं, तो मैं आईपीआर के लिए बेयर एक्ट सजेस्ट करती हूँ हमेशा, क्योंकि इतना जरूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी बुक को जाके पढ़ो और कवर करो, वीके हुजा कवर करो, नहीं। इट्स एडवाइजेबल कि आप इस यूनिट के लिए दोनों ही आईटी लॉ और आईपीआर दोनों के लिए आप बेयर एक्ट को रेफर करो। स्पेशली आप इसके इंडेक्स को ढंग से कवर करो, ठीक है। और ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट, हमें इन तीनों को तो नहीं छोड़ना चाहिए, इसका बेसिक तो हमें प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा। और बेयर एक्ट से कवर करना चाहिए बेसिक प्रिंसिपल्स कवर। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए वो बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन तीनों को हमें उस प्रोस्पेक्टिव से कवर करना चाहिए। एक बेसिक नॉलेज अबाउट जीआई और टीके विल बी इनफ to establish what you want to get through this particular, to score well in this particular unit. But then trademark, patent और copyright, इन चीजों को तो हमको डिटेल में कवर करना ही चाहिए, ठीक है। देन यूनिट 10 कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे एलएलएम में भी होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म पे कभी कभी क्वेश्चन आया है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पे भी आया है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट में ये जो कंट्रीज दे रखी है इसका सिस्टम आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए किस कंट्री में ये सिस्टम पहले आया था, किस कंट्री में उसके बाद आया। ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी इस यूनिट से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ओम्बड्समैन भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका रीसेंट अमेंडमेंट अगेन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मुझे मेरी बात है समझो कि इन टॉपिक्स को क्रोनोलॉजिकली हमें पता होना चाहिए कि पहले किस कंट्री में आया फिर किस कंट्री में आया, उस हिसाब से हम इसके ऊपर जजमेंट बेस कर सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसको हमको लाइट नहीं लेना चाहिए। इस ये यूनिट स्कोरिंग में, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ऑलराइट, so that's it for today's session. These were 10 units. मैंने अपने पेपर एनालिसिस के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। एग्जाम आने वाली है, अभी भी बहुत टाइम है, आराम से एग्जाम क्रैक हो सकती है। सो स्टडी वेल एंड इफ यू वांट अस टू कवर समथिंग एक्स्ट्रा, please do drop a message in the chat box below. Let us know in the chat box and we'll be happy to help you. All right, all the best students and stay tuned on the Legal Edge After College channel.